ओके, यूनिट 3 चैप्टर नंबर 1 दैट इज द कंसाइनमेंट अकाउंट। अब व्हाट इज कंसाइनमेंट? पुरानी मूवी में देखते हैं कि कंसाइनमेंट आने वाला है, अब इसका कुछ करो, बराबर। तो व्हाट इज कंसाइनमेंट? तो जब पुरानी मूवी में कोई बात करता है फोन पे कि कंसाइनमेंट आने वाला है, तो वो बात क्या कर रहा है? जो ओनर है वो एजेंट को बता रहा है कि भाई गुड्स आने वाला है, आपको उसका कुछ एक्टिविटी करनी होगी। क्लियर? तो यहाँ पे किन दो लोगों की बात की मैंने? ओनर और एजेंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की जब आप बात करोगे तो उसके लिए पहला पॉइंट क्या याद रखना है? तो दैट इज सेलिंग गुड्स थ्रू एजेंट। जब आप एजेंट के थ्रू गुड्स बेचते हो उसे आप क्या कहते हो? कंसाइनमेंट। तो यहां पे दो लोग आ गए, एक आ गया ओनर और दूसरा आ गया एजेंट। जो ओनर है उसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। दैट इज उसका दूसरा नाम होगा कंसाइनर। और जो एजेंट है उसको हम क्या कहेंगे? कंसाइनी। तो यहाँ पे दो लोग होंगे, कंसाइनर एंड कंसाइनी। तो यहाँ पे ओनर कौन है? कंसाइनर। तो जनरली आप किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंट्स बनाएंगे? कंसाइनर के बुक में, बराबर। तो अब जो गुड्स है उसका प्रॉफिट और लॉस किसको मिलेगा? कंसाइनर को। जो ओनर है उसी को प्रॉफिट और लॉस मिलेगा। तो कंसाइनी है तो वो किसके साथ डील करेगा? सिर्फ कमीशन। उसको क्या चाहिए? सिर्फ कमीशन ही चाहिए। प्रॉफिट या लॉस उससे उसका कोई संबंध है नहीं। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट में हम एजेंट के थ्रू गुड्स बेचते हैं। अब जब आप अकाउंट्स बनाओगे तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं? एक, प्रॉफिट या लॉस ढूंढने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट, बराबर। प्रॉफिट या लॉस ढूंढने के लिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट। अब किसको हमने गुड्स बेचने को लिए दिया था? कंसाइनी। तो दूसरा मेजर अकाउंट कौन सा आएगा? कंसाइनी अकाउंट। ये दो हमारे मेजर अकाउंट हैं। इन एडिशन टू दैट लल्लू पंजू अकाउंट जो आएंगे वो क्या है? एक, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। हाँ, ये कंसाइनर की बुक में आपने कंसाइनी को, ओनर ने गुड्स बेचने के लिए दिए ना, ओनर्स ने कंसाइनी को गुड्स दिए। हाँ, यस। तो कंसाइनी अकाउंट है बिटू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स गोज आउट, बराबर। ये तीन अकाउंट। इन एडिशन टू दैट अब हम उसे क्या पे करते हैं? कमीशन पे करते हैं। तो वो कमीशन का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बराबर। बट आप उसको जो कमीशन पे करते हो, बट कैश और बैंक हम नहीं बनाएंगे, बिकॉज प्रिंसिपल जो होगा ओनर होगा, वो एजेंट को भी गुड्स बेचने के लिए देगा, अपने आप भी गुड्स बेचेगा और बहुत सारे ट्रांजेक्शन करेगा। तो वो अकाउंट हम नहीं बनाएंगे। अब जो कमीशन होगा ना, उनके तीन टाइप आएंगे। एक होगा नॉर्मल कमीशन, दूसरा होगा डेल क्रेडिटर कमीशन। अब डेल क्रेडिटर कमीशन क्या? गुड्स की ओनरशिप किसकी थी? कंसाइनर की। एक सेकेंड,
गुड्स की ओनरशिप किसकी थी? कंसाइनर की। अब कंसाइनी ने क्रेडिट पे गुड्स बेचा और बैड डेट्स हुई, बैड डेट्स, बराबर। कंसाइनी ने अपने पहचान वाले को क्रेडिट पे गुड्स बेचा और बैड डेट्स हो गई। अब ये बैड डेट्स का लॉस किसको बेयर करना पड़ता है? कंसाइनर को, बिकॉज ओनरशिप उसकी है। तो कंसाइनर बोलेगा कि मैं आपको एक एडिशनल कमीशन दे रहा हूं, डील क्रेडिटर कमीशन। कंसाइनर कंसाइनी को एडिशनल कमीशन प्रोवाइड करेगा, डील क्रेडिटर कमीशन। बट उसके बदले में कंडीशन क्या रखेगा कि भाई अब बैड डेट्स हुई तो वो लॉस मेरा नहीं है, वो आपका है। तो आप क्रेडिट पे गुड्स बेचोगे सेल बढ़ाने के लिए, बट अगर बैड डेट्स हुई तो वो आपको बेयर करनी होगी। तो डेल क्रेडिटर कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को क्यों देगा? टू अवॉइड बैड डेट्स लॉस। नहीं, मैंने कमीशन दे दिया, मैंने आपको एडिशनल 100 रुपए का कमीशन दे दिया, बराबर। और आपको बोला कि अब अगर बैड डेट्स का लॉस 1000 हुआ, 2000 हुआ, 3000 हुआ, वो आपको बेयर करना है। कंसाइनर ने कौन सा एक्सपेंस बेयर किया? कमीशन वाला। बट अब बैड डेट्स के लॉस से वो बच गया। और जो तीसरा आएगा वो आएगा ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन मींस वो उसको लालच देगा कि भाई आप गुड्स एक सर्टन प्राइस से ज्यादा अमाउंट में बेचोगे, या तो फिर आपका टोटल अमाउंट ऑफ सेल इस लिमिट से बढ़ गया तो मैं आपको एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। दोनों में से कोई भी ऑप्शन। मैंने आपको बोला कि आपने ये गुड 100 रुपए का मैं बेचने के लिए आपको देता हूं, अगर आपने उसको 100 से ज्यादा में बेचा तो जितना एडिशनल सेल होगा उसके ऊपर मैं आपको एडिशनल कमीशन दूंगा, એના ઉપર કમિશન મળશે। और दूसरी कंडीशन, सपोज लास्ट कुछ मंथ से आप 2 लाख का पर मंथ सेल कर रहे हो, मैंने बोला कि अगर आप 2 लाख से ज्यादा का सेल करोगे तो मैं आपको एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। मीन्स यहाँ पे कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन क्यों ऑफर करता है? या तो सेलिंग प्राइस बढ़ाने के लिए या तो सेल बढ़ाने के लिए, बराबर। आप 3-4 महीने से 2 लाख रुपए पर यूनिट, 2 लाख रुपए पर मंथ सेल कर रहे हो, मैंने आपको बोला कि अगर आपने 2 लाख से ज्यादा या तो 2.5 लाख से ज्यादा का सेल किया, नंबर भूल जाओ। मैंने आपको बोला कि आप सर्टन नंबर सर्टन अमाउंट से ज्यादा का सेल किया तो वो एडिशनल सेल पे मैं आपको एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। हाँ, नहीं, मीन्स इन शॉर्ट आपको सेल बढ़ाने के लिए या तो सेलिंग प्राइस बढ़ाने के लिए या फिर टोटल सेल्स बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है, वो क्या है? ओवरराइडिंग कमीशन। तो ओवरराइडिंग कमीशन का पर्पस क्या है? टू इंक्रीज सेल और सेलिंग प्राइस। तो ये 3 प्रकार का कमीशन देंगे, बराबर। और ये कमीशन किसको मिलेगा? कंसाइनी को। अब चलो इस चैप्टर की थियरी देख लेते हैं हम पहले। चलो, कंसाइनमेंट अकाउंट फॉर इंक्रीजिंग सेल्स द बिजनेस हाउ मे हैव आइदर इट्स ओन ब्रांचेस, जो हमने ब्रांच अकाउंट में सीख लिए, और अपॉइंट सम एजेंट इन वेरियस एरियाज। द प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स थ्रू एजेंट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। एजेंट के थ्रू गुड्स बेचना, दैट इज अ कंसाइनमेंट। In consignment, there are two parties.
namely consignor, that is owner, and the consignee, that is agent. The person who sent the goods for selling on behalf and at his risk is called consignor. Means जो ओनर है, जो अपना गुड्स बेचने के लिए देता है, वो क्या है? कंसाइनर. एंड द पर्सन हु सेल्स द गुड्स इज नॉन एज कंसाइनी. जो गुड्स बेच रहा है वो एजेंट क्या है? कंसाइनी. इस ट्रांजेक्शन को हम क्या कहते हैं? कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन. सबसे पहली चीज, ये एमसीक्यू में या वन लाइनर में कहीं भी आ सकता है. The relationship of consignor and consignee is that of principal and agent and not of a buyer and seller. यहाँ पे बायर सेलर की रिलेशन नहीं है. मैंने एजेंट को माल बेचने के लिए दिया है, उसको बेचा नहीं है. हाँ, एज ए डेटर सिस्टम गिनते थे. हाँ, इट इज नॉट अ सेल. वो सेल नहीं है. ब्रांच भी सेल नहीं था. ब्रांच में वो जो गुड्स नहीं बिका वो ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न कर सकती थी. हाँ था. The consignee sells the goods at risk and the expense of consignor only. Underline करो, expense of consignor only. Means जितना भी खर्चा होगा, either it is paid by consignor or consignee. सारा खर्चा किसका है? कंसाइनर का. तो अगर गुड्स ओनर का है, खर्चा ओनर का है, तो प्रॉफिट और लॉस भी किसका होगा? ओनर का, दैट इज कंसाइनर का. तो कंसाइनी को क्या मिलेगा? तो कंसाइनी गेट्स कमीशन ऑन द गुड्स सोल्ड बाय हिम. चलो, अब क्या हुआ? इफ द गुड्स आर डैमेज और डिस्ट्रॉयड, माल बिगड़ गया या फिर जल गया या कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, तो लॉस किसका? कंसाइनर का, बिकॉज ओनर का ही होगा. द कंसाइनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. तो बाजू में लिख के रखो, लॉस बिलोंग्स टू कंसाइनर. नहीं, ऐसा नहीं है. मेरे बड़ौदा में शॉप है, बड़ौदा में कोई एक चीज बता रहा हूँ और आप सबका प्रोविजन स्टोर है, तो मैं आप सबको कमीशन पे गुड्स बेचने के लिए दे रहा हूँ, तो आप सब कंसाइनी हुए. दोनों. आप इंडिया में भी बेच सकते हो कंसाइनमेंट, और इंडिया के बाहर भी बेच देख सकते, सेम ही हुआ. हाँ. चलो, the consignee is entitled to recover all expense that is incurred in connection with the consignment. तो ऊपर का अंडरलाइन करो, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर ओनली. सारा खर्चा किसका था? कंसाइनर का. तो अगर कंसाइने ने कुछ पे किया है तो वो किसके पास से रिकवर करेगा? कंसाइनर के पास से. As soon as consignee sell the goods, he will become debtor of the consignor. मैंने कंसाइनी को गुड्स बेचने के लिए दिया था, जब उसने बेच दिया, मीन्स अब मुझे उसके पास से पैसे लेने हैं, तो वो मेरा डेटर्स हो गया. ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थियरी के लिए, ये प्रिपेयर करना है लिख के. डिस्टिंक्शन बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल. सबसे पहला पॉइंट क्या है? तो सिंपल चीज, कंसाइनमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, बट इन केस ऑफ सेल ओनरशिप ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर. क्लियर? जब आप गुड्स बेचते हो तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है. जब आप गुड्स बेचने के लिए देते हो तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती. हाँ. बेची ना क्या मीन सेल का ट्रांजेक्शन हो गया. आप तो इन कंसाइनमेंट द प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी इन गुड्स का मीनिंग लिख के रखो, ओनरशिप.
is not to be transferred from consignor to consignee. The consignor retain the ownership until the consignee sell the goods. While in sale, the property in goods is transferred from seller to the buyer. अब इसमें इतना सारा लिखा है, अगर आपको एग्जाम में पूछे तो आपको ये सब वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना, आपको बेसिक थिंग है ये क्या कहने रहे, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओनरशिप ऑफ गुड्स। इन कंसाइनमेंट द ओनरशिप ऑफ गुड्स रिमेन विद कंसाइनर, इट इज नॉट ट्रांसफर्ड टू कंसाइन। इन सेल द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। चलो रिलेशनशिप, ये तो हमने अभी देखा। कंसाइनमेंट में रिलेशनशिप क्या है, प्रिंसिपल एंड एजेंट। कंसाइनर एंड कंसाइनी का रिलेशनशिप क्या है, प्रिंसिपल एंड एजेंट। और सेल के अंदर तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, बराबर ये रिलेशन रहेगा। चलो तो यहाँ पे प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन आ गया और यहाँ पे डेटर्स एंड क्रेडिटर का। चलो रिटर्न ऑफ द गुड्स। अब शॉप के ऊपर बोर्ड देते हो, વેચેલો માલ કોઈ પણ સંજોગોમાં પરત લેવામાં આવે નહીં, બરાબર હોય ને એવું બોર્ડ। बिकॉज सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या कहता है कि अगर गुड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक बार आपने गुड्स बेच दिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, बाद में रिटर्न लेने का मीन सेलर के पास है कि सब बराबर है, उसको गुड्स ऐसे ही नहीं चाहिए तो वो ना बोल सकता है कि भाई मैं रिटर्न नहीं लूंगा। हाँ बराबर। तो इन कंसाइनमेंट कंसाइनी कैन रिटर्न द अनसोल्ड गुड्स टू द कंसाइनर बिकॉज कंसाइनर ही क्या है, ओनर है। While in sale, goods once sold cannot be returned to the seller unless the goods are found defective or damaged or seller agree to take it back. अब जो फ्लिपकार्ट या अमेजोन वाले हैं वो तो बोलते ही है कि हम वापस ले लेंगे, तो सेलर एग्री होता है तो रिटर्न हो ही सकता है। बट अगर सेलर एग्री नहीं होता तो बेचा हुआ गुड्स रिटर्न नहीं होगा। अब ये भी हमने पढ़ लिया, लॉस और गेन किसको मिलेगा, कंसाइनर को। कंसाइनी को क्या मिलेगा, सिर्फ बस, तो वही बताया है। When goods are lost on consignment, consignor who will have to bear the loss or any gain accruing to the goods, it belongs to him. While in sale, any profit or loss arise belong to buyer only. But एक बार goods बेच दिया उसके बाद उसमें से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, किसको होगा, बायर को। मैंने सपोज भारती एयरटेल के शेयर्स ले लिए आज और ध्रुवी ने बेच दिए, अब प्राइस बढ़ गया तो प्रॉफिट भी मेरा और कम हो गया तो लॉस भी मेरा। प्रॉफिट या लॉस किसको इम्पैक्ट करेगा, बायर को है ना। ध्रुवी ने शेयर्स बेच दिए, उसने अपने पैसे ले लिए, अब शेयर्स किसके पास है, मेरे पास, तो जो बायर होगा उसका ही प्रॉफिट या लॉस होगा। एक्सपेंस इन कंसाइनमेंट कंसाइनर बेयर ऑल एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस मींस कंसाइनर के भी और कंसाइनी के भी। While in sale, buyer bear all expense after sale. आफ्टर सेल के सारे खर्चे किसके होते हैं, बायर के। रिकवरी इन कंसाइनमेंट द कंसाइनर कैन गेट बैक द गुड्स फ्रॉम द कंसाइनी एट एनी टाइम। कंसाइनर ओनर है गुड्स का। सपोज मैंने दो लोगों को गुड्स बेचने के लिए दिया है, एक ने सारा गुड्स बेच दिया और दूसरे ने आधा गुड्स बेचा है। अब जिसने सारा बेच दिया है वो बोलेगा कि मेरे पास और कस्टमर है बट मेरे पास सप्लाई नहीं है, तो मैंने जिसके पास नहीं बिका उससे गुड्स लेके इसको दे सकता हूँ कि आप यहाँ से बेच दो। मीन्स कंसाइनर के पास राइट है कि अगर गुड्स नहीं बिकता है तो वो वापस ले लेगा अपना गुड्स। व्हाइल इन सेल, एक बार गुड्स बेच दिया बाद में वापस नहीं मिलेगा। द सेलर कैन नॉट ऑब्टेन द गुड्स बैक फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द प्राइस। वो पैसे नहीं चुकाएगा फिर भी गुड्स वापस नहीं ले सकते। हाँ, पैसे रिकवर करने के लिए केस कर सकते हो। He can only sue the buyer to recover the price. Invoice, ये इंपॉर्टेंट है। कंसाइनमेंट के अंदर हम क्या बनाएंगे, प्रोफोर्मा इनवॉइस। प्रोफोर्मा मीन्स
format. Means it is not an actual invoice, बट ये एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला इनवॉइस है कि भाई मैंने इसको ये गुड्स बेचने के लिए दिया है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोफोर्मा इनवॉइस। बट सेल में प्रॉपर इनवॉइस आ जाएगा। ये सारे वर्ड्स और ये सब एमसीक्यू के अंदर काम लगेंगे। हाँ, बट एमसीक्यूज नहीं आएंगे, बट फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा कुछ पूछ सकते हैं वो लोग नॉर्मली। चलो, हाँ अकाउंट्स के अंदर, हाँ चलो, इंपोर्टेंट टर्म्स, व्हाट इज प्रोफोर्मा इनवॉइस। तो कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स बेचने के लिए दिया है, तो उसके अंदर गुड्स की सारी डिटेल कंसाइनर कंसाइनी को प्रोवाइड करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोफोर्मा इनवॉइस। तो कंसाइनर सेंड अ स्टेटमेंट टू द कंसाइनी गिविंग डिटेल ऑफ द गुड्स डिस्पैच। उसमें क्या होगा, नेम ऑफ गुड्स, टाइप ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, क्वालिटी, वेट, प्राइस, मार्केटिंग, मेकिंग, पैकिंग, सब। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड प्रोफोर्मा इनवॉइस, बट इट डज नॉट क्रिएट डेटर्स क्रेडिटर रिलेशनशिप, बिकॉज ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट के तौर पे दिया गया इनवॉइस, ये कोई सेल्स इनवॉइस है नहीं। इट इज प्रीपेड ओनली टू, अंडरलाइन करो, इट इज प्रीपेड ओनली टू गिव एन आइडिया ऑफ द प्राइस एंड द काइंड ऑफ द गुड्स सेंड टू कंसाइन। चलो, उसके बाद अकाउंट सेल। कंसाइनर ने कंसाइनी को क्या दिया, प्रोफोर्मा इनवॉइस। तो कंसाइनी रिटर्न में क्या देगा, अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स मीन्स कंसाइनी को मैंने गुड्स बेचने के लिए दिया था, उसने उसका सारा हिसाब दिया कि भाई आपने 1 लाख का गुड्स दिया था, मैंने 80,000 का गुड्स, सपोज 80,000 का गुड्स मैंने 1.5 लाख में बेचा है, उसके ऊपर मैंने इतना खर्चा किया, मेरा कमीशन इतना हुआ, बराबर। वो सारा हिसाब कंसाइनी किसको देगा, कंसाइनर को, उसे हम क्या कहेंगे, अकाउंट सेल। इट इज अ पीरियोडिकल स्टेटमेंट rendered by consignee to consignor, containing details of the goods received, sales made, expense incurred, amount of advance given, commission charge, remittance made, remittance means transfer, सपोज मैं आपको 2 लाख का गुड्स बेचने के लिए देता हूं, तो उसकी गारंटी के बदले में मैं आपसे कुछ पैसे एडवांस पे लूंगा ना, दैट इज रेमिटेंस, एंड बैलेंस ड्यू टू हिम, टू द कंसाइनर। If the bank draft is sent for the balance due along with the statement, the fact must be disclosed. Suppose accounts, बाकी के पैसे जो कंसाइनर को चुकाने हैं, सारा गुड्स बेच दिया, पैसे तो उसके पास थे ना कंसाइनर के पास, तो उसको कमीशन और खर्चा काट के बाकी के पैसे कंसाइनर को चुकाने होंगे ना। तो अगर उसने उसका ड्राफ्ट भी दिया है, ड्राफ्ट मीन्स वन काइंड ऑफ चेक, तो वो डिटेल भी अकाउंट सेल्स के मीन्स कंसाइनी ने गुड्स के साथ जो कुछ भी किया, जो खर्चा किया, जो गुड्स सेल किया, जो उसने कमीशन चार्ज किया, वो सारा हिसाब कंसाइनी किसको देगा, कंसाइनर को, वो क्या कहेंगे, अकाउंट सेल्स। अभी मैंने एडवांस वाला पॉइंट बोला, वो अभी अब आ गया। द कंसाइनर मे आस्क द कंसाइनी टू डिपॉजिट सम मनी विथ हिम टू केप्ट एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट द गुड्स सेंट बाय हिम ऑन कंसाइनमेंट। मैंने आपको गुड्स बेचने के लिए दिया, तो उससे पहले कुछ पैसे लूंगा ना आपके पास एज अ सिक्योरिटी, उसको हम क्या कहते हैं, एडवांस। इट इज जनरली अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स सेल्ड ऑन कंसाइनमेंट, and it is to be adjusted against the amount due from consignee when the accounts are finally settled. जितना एडवांस दिया है उतना काट के बाकी के पैसे कंसाइनी कंसाइनर को देगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट टिक करके रखना, डायरेक्ट एक्सपेंस।
डायरेक्ट एक्सपेंस को मुझे दूसरे वर्ड में लिखना हो तो वो क्या होगा? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। नॉन रिकरिंग मीन्स वो दूसरी बार ये खर्चा नहीं होने वाला, एक ही बार होने वाला है। तो उसमें दो चीज आएगी, एक ऑल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। मैंने आपको गुड्स बेचने के लिए दिया, तो मैंने जब आपको गुड्स भेजा उससे पहले के सारे खर्चे तो मैं एक ही बार करूंगा ना। तो ऑल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। एंड सेकेंड, एक्सपेंस अप टू गुड्स रीच टू कंसाइनीज गो डाउन। दैट इज, ये कंसाइनीज एक्सपेंस है। एक बार गुड्स कंसाइनी के गोडाउन में पहुंच गया, तब तक का खर्चा कंसाइनी एक ही बार करेगा। उसके बाद का जो भी खर्चा होगा वो कंसाइनी को बार बार करना होगा। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग एक्सपेंस, कंसाइनी। मैंने आपको गुड्स भेजा, तब मैंने खर्चा किया तो कंसाइनर एक्सपेंस हुआ। अब गुड्स किसके पास आ गया? आपके पास। अब आपने गुड्स रिसीव किया और उस गुड्स को आपके गोडाउन तक ले गए, वो खर्चा आपने पे किया। बाद में मैं रिकवर कर लूंगा। ऑल एक्सपेंस बिलोंग्स टू कंसाइनर ओनली। बट एक बार गुड्स कंसाइनी के पास पहुंच गया, बाकी के खर्चे उसको पे करने होंगे। यस। ओके, तो एक्सपेंस अप टू द गुड्स रीच टू कंसाइनीज गो डाउन, these all are direct expense। क्लियर? सो डायरेक्ट एक्सपेंस कहां तक हो गए? जब तक गुड्स कंसाइनी के गोडाउन में चला जाता है वहां तक का खर्चा ही डायरेक्ट एक्सपेंस है। बराबर? फ्रॉम गोडाउन रेंट ऑल अदर आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। गोडाउन रेंट से लेके बाकी के खर्चे, मार्केटिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, ये खर्चे बार बार, देयरफॉर इट इज कंसीडर एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नहीं, बार बार होंगे। सपोज मैंने आपको 200 यूनिट सोल्ड करने के लिए दिए, बराबर? गुड्स गोडाउन में आ गया, एक महीने में नहीं बिका तो आपको दूसरे महीने का भी गोडाउन रेंट पे करना पड़ेगा। हाँ, मीन्स गोडाउन रेंट भी बार बार पे करना होगा। अगर पहली बार में गुड्स नहीं बेचा तो उसके वापस मार्केटिंग करना होगा, तो वो खर्चे बार बार होंगे ना। इन शॉर्ट इतना याद रखो, गोडाउन में गुड्स पहुंचा तब तक के खर्चे सारे डायरेक्ट एक्सपेंस। एक बार गुड्स गोडाउन में चला गया उसके बाद के सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब एक्सपेंस को अलग करने की क्यों जरूरत है? तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस आर consider for valuation of closing stock and
एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस मीन्स हमारी गलती की वजह से जो लॉस हुआ। सपोज आप गुड्स भेज रहे थे, भेजा था कंसाइनमेंट में, तो रास्ते में या फिर कंसाइनी के गोडाउन में वो गुड्स जल गया, बिगड़ गया, तो दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। तो उसके वैल्यूएशन के लिए हमें कौन से एक्सपेंस चाहिए? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस। कौन से खर्चे चाहिए? डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का वहां काम है नहीं, इसीलिए आपने खर्चे को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। बाकी खर्चे तो सारे कंसाइनर ही बेयर करने वाला है। अगर उसने पे किए होंगे या फिर कंसाइन ने पे किए होंगे तो वो उसके पास से रिकवर कर लेगा। क्लियर? चलो, तो ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस नॉन रिकरिंग है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो रिकरिंग है। चलो, उसके बाद का पॉइंट था टाइप्स ऑफ कमीशन। अब कमीशन भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया, तीन टाइप के कमीशन होंगे। पहला होगा सिंपल या नॉर्मल कमीशन, वो किसके ऊपर काउंट होगा? ऑन टोटल सेल्स। दूसरा आया ओवरराइडिंग कमीशन, बराबर। तो ऑलवेज कंसाइनर और बिजनेसमैन वांट टू मैक्सिमाइज द सेल टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। With this intention, consignor will make a condition with the consignee that if sale will exceed a specified amount, then he will be given some extra commission. अगर सेल कोई लिमिट से ज्यादा होता है तो उसको हम एक्स्ट्रा कमीशन प्रोवाइड करेंगे। दिस कमीशन इज कॉल्ड ओवरराइडिंग कमीशन। और तीसरा आया डेल क्रेडिटर कमीशन। ये कमीशन क्यों होगा? टू अवॉइड द लॉस ऑफ बैड डेट्स। Generally, commission is allowed on the consignee on the gross sale proceed. The consignee does not undertake any responsibility of the bad debts in case of credit sales. But the consignor does not know anything about the financial position of the customer who purchased the goods on credit from consignee. Hence, consignor would like to shift this responsibility to the consignee who is in touch with the customer. Goods कंसाइनी किसको बेचेगा? कस्टमर को। तो कस्टमर को कौन पहचानता है? कंसाइनी। कंसाइनर तो जानता ही नहीं है कस्टमर को। तो कंसाइनी है वो प्रॉपर केयर रहे कि भाई बैड डेट्स का लॉस नहीं हो, इसीलिए कंसाइनर क्या करेगा? उसको डेल क्रेडिटर कमीशन एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेगा और बता देगा कि अगर अब बैड डेट्स का लॉस हुआ, बराबर, वो किसका होगा? कंसाइनी का। इसीलिए जनरली बैड जो कमीशन वो गिना जाएगा वो किसके ऊपर गिना जाएगा? तो अंडरलाइन करके रखो, क्रेडिट सेल पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मीन्स द लॉस विच इज अनएवॉइडेबल। बराबर, द लॉस विच इज अनएवॉइडेबल। अनएवॉइडेबल मीन्स हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। सपोज आप कंसाइनमेंट में कोई ऐसी चीज बेच रहे हो जो इवापोरेट हो जाती है। सपोज आईओसीएल ने पेट्रोल बेचा किसी पेट्रोल पंप यूनिट को, और 1000 लीटर पेट्रोल बेचा। इट मे बी पॉसिबल हर बार थोड़ा बहुत पेट्रोल तो इवापोरेट हो ही जाएगा। तो जनरली ये जो लॉस होता है ना वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इतना लॉस तो होगा। सपोज कोई कंपनी क्रॉकरी मैन्युफैक्चर करती है और कितना भी केयर रखेगी फिर भी 0.05% क्रॉकरी रास्ते में टूट जाती है, तो दैट इज अ नॉर्मल लॉस। बट अगर लॉस नॉर्मल लॉस से ज्यादा होता है ना तो उसके पीछे ह्यूमन एरर रहेगी और उसको हम क्या कहेंगे? एबनॉर्मल लॉस। तो समटाइम्स
The goods which are considered consigned are lost or destroyed. The normal loss is one which is unavoidable, inherent, and due to natural causes. Example, evaporation, drying, leakage, etc. Most important point underline करके रखो. No journal entries is passed for recording this loss and not shown in the consignment account. But the cost of normal loss is charged to the remaining units. Suppose कंपनी ने 1 रुपए की एक चीज के मुताबिक 110 चीज बेची थी, बट 10 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हो गया. तो जो रिसीवर है उसके लिए काउंटिंग क्या होगी? उसको कितनी चीजें मिली? 100. तो भले 1 रुपए की एक चीज थी, वो कंसीडर क्या करेगा? 1 यूनिट की कॉस्ट 1 रुपी एंड 10 पैसा. बराबर. तो वो आपको अलग से गिनना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कंसाइनमेंट अकाउंट में एडजस्ट ही हो जाएगी, बिकॉज नॉर्मल लॉस की आप एंट्री ही नहीं करते. इन शॉर्ट, cost of goods sent becomes the cost of goods received in case of normal loss. The cost of closing stock on consignment will be ascertained by applying the following formula. फॉर्मूला भी नहीं याद रखनी हमें, वो सम के अंदर सीख लेंगे हम. क्लियर? एबनॉर्मल लॉस, लॉस ड्यू टू केयरलेसनेस और एक्सीडेंट एक्सेट्रा. तो जो लॉस ह्यूमन एरर की वजह से हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? एबनॉर्मल लॉस, which are not recur regularly. For example, good destroyed due to fire, accident, theft, pilferage, flood, etc. It may occur during the transit or at the go down of the consignee. ये भी याद रखना, ये लॉस कहाँ पे हो रहा है. अगर लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट हुआ, उसमें कौन कौन सा खर्चा होगा? एक गुड्स की कॉस्ट होगी और कंसाइनर का खर्चा होगा. उसमें कंसाइनी के खर्चे नहीं आएंगे. क्यों नहीं आएंगे? हाँ, लॉस कहाँ पे हुआ? ड्यूरिंग द ट्रांजिट. कंसाइनी को वो गुड्स मिला ही नहीं, मीन्स उसके ऊपर उसने खर्चा ही नहीं किया. तो खर्चा कौन कौन सा आएगा? कॉस्ट और कंसाइनर का खर्चा. बट अगर ये लॉस कंसाइनी के गोडाउन में हो रहा है तो कंसाइनर का खर्चा, कॉस्ट प्लस कंसाइनी का खर्चा सब आ जाएंगे. The cost of abnormal loss of goods is calculated separately in the same manner as closing stock. However, while valuing the abnormal loss of the goods, the proportionate expense are added only up to the stage of the loss. It should be noted that abnormal loss can be incurred, but abnormal loss can be insured, but normal loss cannot. भाई नॉर्मल लॉस तो होने वाला ही है, तो कोई इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा देगी. बट एबनॉर्मल लॉस का आप इंश्योरेंस ले सकते हो, तो वो पैसे आप कहाँ से रिकवर कर सकते हो? इंश्योरेंस. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम बाद में देखेंगे. बराबर. सबसे पहले ये चीज देख लो, लिख लो. Now journal entries in the books of consignor and consignee. First of all, we are focusing on journal entry in the books of consignor. कंसाइनी की बात हम नहीं कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर की बात कर रहे हैं. अब स्टेप वाइज ट्रांजेक्शन देखना है. इसी स्टेप में आपको सम के अंदर ट्रांजेक्शन आएंगे. 90% केस में आपको जर्नल एंट्री लिखनी नहीं आएगी, आपको डायरेक्टली लेजर अकाउंट बनाने को बोलेंगे वो लोग. 10% केस ऐसा है जिसमें जर्नल एंट्री पूछ सकते हैं, बट आपका लेजर अकाउंट जर्नल एंट्री याद करके ही बनेगा. तो ये जर्नल एंट्री अभी लिख के प्रिपेयर करनी है आपको. सबसे पहला पॉइंट,
व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हमने गुड्स भेज दिया कंसाइनमेंट पे, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है? एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट जैसा, जिसमें एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे और इनकम क्रेडिट करेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनी की बुक में इसकी कोई एंट्री होगी नहीं। चलो, अब मैंने आपको गुड्स बेचा, मैं कंसाइनर हूं, आप कंसाइनी है, मैंने आपको गुड्स बेचा, ड्यूरिंग दैट मैंने कुछ के ऊपर खर्चा किया, तो खर्चा मैंने पे किया ना, तो एक्सपेंस हुआ, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर, क्या है ये? एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर। कैश बैंक बनाना नहीं है ना, तो एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। चलो, अब कंसाइनी को गुड्स बेचा, उससे पहले उसके पास से क्या ले लिया? एडवांस। एडवांस आएगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, अगर बिल दिया है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, किसने दिया? टू कंसाइनी अकाउंट, तो एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। लिखा है ना कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, लिखो मेरे साथ ही, लिखो एंट्रीज लिखो। जर्नल एंट्रीज in the books of consignor। पहला पॉइंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्या होगी एंट्री? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ये कंसाइनमेंट लिखा है मैंने, हो सीमेंट नहीं है, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। हो गया। सेकेंड एंट्री, एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर, खर्चा था तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर? थर्ड पॉइंट, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। अब पूरा स्पेलिंग लिखना है। मैंने आपको 10 लाख का गुड्स बेचने के लिए दिया और आप भाग गए, तो एडवांस लूंगा ना मैं पहले। हाँ, तो एडवांस रिसीव फ्रॉम कंसाइनी, कैश और बैंक
या फिर बिल्स रिसीवेबल डेबिट। पैसे दिए हैं तो कैश और बैंक डेबिट, बिल्स दिया है तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट। और किसने दिया? टू कंसाइनी अकाउंट। लिखा। चलो फोर्थ पॉइंट क्या है? व्हेन बिल्स आर डिस्काउंटेड। तो फोर्थ पॉइंट, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। तो बिल डिस्काउंट कराऊंगा तो क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसे कम मिलेंगे, 100 रुपए का बिल होगा तो मुझे 90 मिलेंगे, 10 रुपए कम मिलेगा। तो डिस्काउंट मेरा लॉस हुआ, तो जो डिस्काउंट का लॉस होगा वो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। लॉस ड्यू टू डिस्काउंट। और बिल चला गया तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी। खर्चा किसने पे किया? कंसाइनी मीन्स मेरी जेब में से तो पैसे नहीं गए ना, तो कैश एंड बैंक तो नहीं आएगा, खर्चा तो है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। एंड हु इज गिवर? टू कंसाइनी अकाउंट। कैसे? हाँ पापा। चलो एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इज गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। सेल्स बाय कंसाइनी। सेल तो कंसाइनी ही करेगा। कोई भी सेल होगा, कैश और क्रेडिट, कोई भी सेल होगा एंट्री तो यही आएगी, बिकॉज बेचा किसने गुड्स? किसने गुड्स बेचा? कंसाइनी ने। तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट, बिकॉज अब मुझे उसके पास से पैसे लेने हैं। और इनकम हुई तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ पे देखो कैश सेल्स की भी वही एंट्री है, क्रेडिट सेल की भी वही एंट्री है। उसके बाद गुड्स टेकन ओवर बाय कंसाइनी फॉर पर्सनल यूज। मैंने तो गुड्स बेचने के लिए दिया था वो, बट वो अपने लिए ले गया, तो मैं तो यही समझूंगा ना कि उसने बेच दिया। सेम वैसी ही एंट्री, कंसाइनमेंट, सॉरी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। मीन सेल हुआ या गुड्स कंसाइनी खुद के लिए ले गया,
मुझे तो पैसे कंसाइनी के पास से लेने हैं ना, तो एंट्री क्या होगी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। यस, चलो टू कंसाइनमेंट अकाउंट। नेक्स्ट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो कंसाइनर की बुक में नो एंट्री, बिकॉज मुझे पैसे किसके पास से लेने हैं, तो कंसाइनर ने क्रेडिट पे बेचा था और उसने क्रेडिटर्स के पास से पैसे कलेक्ट किए, तो उससे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। पॉइंट नंबर 9, बैड डेट्स। जिसमें पहला ऑप्शन नो डेल क्रेडर कमीशन इज गिवन। मैंने कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन नहीं दिया, तो अब बैड डेट्स का लॉस किसका, कंसाइनर का। तो लॉस है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। और दूसरा, डेल क्रेडर कमीशन इज गिवन, मैंने डेल क्रेडर कमीशन दिया हुआ है, तो बैड डेट्स के लिए नो एंट्री, मेरा लॉस ही नहीं है। पॉइंट नंबर 10, नॉर्मल लॉस, उसके लिए भी नो एंट्री। पॉइंट नंबर 11, एबनॉर्मल लॉस। अब इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिखूंगा, जिसमें तीनों तीन चीज कवर हो जाएगी, इंश्योर्ड, अनइंश्योर्ड एंड पार्टली इंश्योर्ड। गुड्स ऑफ ₹1000 लॉस्ट इन फायर, इंश्योरेंस कंपनी accepted claim of ₹800। assume no expense of consignor और consignee, कोई खर्चा किया ही नहीं, सिर्फ गुड्स ही जल गया, उसके ऊपर नहीं कंसाइनर ने खर्चा किया नहीं कंसाइनी ने। तो इससे आपको डायरेक्टली कॉस्ट पता चल गई, कितने का गुड्स लॉस हुआ, कितना पैसा आने वाला है, तो कितना लॉस हुआ, तो एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितना,
एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट कितना, टू कंसाइनमेंट अकाउंट 1000। क्लियर? ये पार्टली इंश्योर्ड वाला मैंने करवाया। चलो, जर्नल एंट्री ऑफ फुल्ली इंश्योर्ड इन एबो ट्रांजेक्शन। चलो वो जर्नल एंट्री आप करो, क्या होगी? तो क्या एंट्री होगी? इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है, पे नहीं किया। अरे कैसे, ये दो चीज ही रहेगी ना। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू कंसाइनमेंट 1000। क्लियर? तो एंट्री इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 1000 टू कंसाइनमेंट। और तीसरी सिचुएशन, इफ नो इंश्योरेंस, तो एंट्री हो जाएगी लिख लिया। पॉइंट नंबर 12, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज। अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो ये अकाउंट, ये एंट्री आएगी। एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस है तो कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। क्लियर? तो ये नॉट इंश्योर्ड वाली हो गई, इंश्योर्ड हो गई, फुल्ली इंश्योर्ड हो गई। ट्रांसफर ऑफ एबनॉर्मल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो गई। कमीशन टू कंसाइनी, कोई भी कमीशन हो, एंट्री तो यही रहेगी। खर्चा है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, बट हमारा तो खर्चा हुआ ना, सारे खर्चे कंसाइनमेंट में डेबिट किए। टू कंसाइनी अकाउंट,
एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और कंसाइनी ने हमें सर्विस दी है तो वो गिवर हुआ, इसलिए उसका अकाउंट क्रेडिट किया। हाँ तो हमने, उसने सर्विस दी, सर्विस गिवर। सपोज मुझे आपको कमीशन देना है तो मेरा खर्चा हुआ तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और मुझे आपको पैसे चुकाने बाकी है तो वो लायबिलिटी हुई ना, इसलिए आपका अकाउंट क्रेडिट। मैं आपको कमीशन दूंगा नहीं, आप उसमें से काट लोगे बिकॉज सेल आपने किया है, पैसे आपके पास है, तो आप कमीशन का पैसा काट के ही मुझे वापस देने वाले हो, तो इसलिए कमीशन आपके अकाउंट में मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। आपकी इनकम हुई। क्लियर, कंसाइनी की इनकम हुई। 14, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। सिंपल एंट्री को एडवांस मिला था वैसी, बट लास्ट फाइनल सेटलमेंट में बिल्स नहीं देगा जनरली वो। हाँ बट नहीं देगा वो। कैश बैंक और बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू, क्लोजिंग स्टॉक एसेट है तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देते, बिकॉज वो माल बिका नहीं है इसलिए वो क्रेडिट कर दिया, वन काइंड ऑफ एसेट है तो इनकम गिर ली। तो यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक बचा है तो स्टॉक असेट, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट क्यों करते थे, तो यहाँ पे भी स्टॉक बचा हुआ ही है ना, जो स्टॉक नहीं बिका वो मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा, तो मुझे जो बिका है वही एक्सपेंस के तौर पे लिखा हुआ गिना जाएगा ना, इसलिए। तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट है, कंसाइनमेंट अकाउंट ऑफ फॉरेक्स। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट क्या है, स्टॉक अकाउंट है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, बट वो कंसाइनमेंट का क्लोजिंग स्टॉक है इसलिए मैंने उसको नाम क्या दिया, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। रिजल्ट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होगा, क्रेडिट टोटल ज्यादा होगा उसमें से डेबिट माइनस करूंगा तो प्रॉफिट होगा। तो एंट्री क्या करूंगा मैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लॉस कब होगा, डेबिट टोटल ज्यादा होगा उसमें से क्रेडिट माइनस किया तो लॉस हुआ, तो लॉस के लिए एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्लियर।
ओके, गुड्स सेंड को तो ट्रांसफर करेंगे हम, तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट कहाँ ट्रांसफर होगा? ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे ब्रांच में करते थे। तो एंट्री गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। एंड लास्ट पॉइंट, अगर बैड डेट्स हमें बेयर करनी थी तो बैड डेट्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। ये हमने सारी एंट्रीज किसके बुक में की? कंसाइनर। बट एग्जाम में जनरली आपको क्या आएगा? लेजर अकाउंट। तो लिख के रखो, लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर सबसे पहला लेजर अकाउंट का कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, तीसरा कंसाइनी अकाउंट, और चौथा रेयरली हो तो ही एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। बस ये 4 अकाउंट ही बनाने हैं। क्लियर? कल मुझे होमवर्क में ये सारी एंट्री 2 बार लिख के प्रिपेयर चाहिए, मैं चेक करूंगा।